जी हाँ, 69 के पेपर में जब अचानक से पैटर्न बदला, तब जाके मुझे लगा कि नहीं, अब तो पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसके पहले मैं टेक फ्रेंडली नहीं था ज़्यादा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में ना अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सर करंट अफेयर कैसे तैयार करें, ऑप्शनल कैसे करें। तो एक बार थोड़ा सा आप इन तीनों चीज़ों पर आप बताइए, क्योंकि आप ऑलरेडी वो जर्नी उससे गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे। तो एक बार अगर मान लो आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं 73rd या 74th की नौकरी देना चाहिए, उनके लिए आप हमारी टीम के एंड से उनको क्या मैसेज देंगे, क्या कॉन्फिडेंस आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, एंड में तो केवल सक्सेस मैटर करती है, लेकिन इसको मैं अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूँगा इसको सपना, एक ड्रीम। अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन है, कोचिंग जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी पर्याप्त है? ये काफी बार मुझे लगता है कि हम तक मुझसे भी हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि सर्कस में कितने भी शेर हो, रिंग मास्टर हमेशा इंसान होता है, फिर भी सबको कंट्रोल कर लेता है। और आप इंसान हैं, आपका दिमाग सबको कंट्रोल कर सकता है, विल पावर बस स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए, आप सबको नमस्कार। और आज हम लोग एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी BPSC में सेलेक्टेड है। 70th BPSC में इनका सिलेक्शन हुआ है, निहाल राज। सबसे पहले आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बार आप अपना परिचय दीजिए, ऐसा लगना चाहिए बच्चों को भी पता लगे कि आपके बारे में। मेरा नाम निहाल पांडे है, मैं सारण जिले से बिलोंग करता हूँ और 70वीं BPSC में मुझे RDO की पोस्ट मिली है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की। मेरा रैंक 1014 है। 1014 जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आया जी, लिस्ट में नाम देखते ही आपका पहला रिएक्शन क्या था? लिस्ट में नाम आने के बाद से तो मैंने क्रॉस चेक किया उसको 2-3 बार, रिजल्ट मेरा ही है। विश्वास नहीं हुआ होगा। जी, विश्वास नहीं हुआ था। तो क्रॉस चेक करने के बाद से चूंकि मैंने खुद अपना रिजल्ट नहीं देखा था, मैं उस समय कहीं जा रहा था, मेरे एक टीचर हैं शंकर सर, उन्होंने देख के मुझे बताया था। उसके बाद भी मैंने कंफर्म किया, 1-2 बार देखा, प्रॉपर्ली चेक किया, उसके बाद मुझे भरोसा हुआ कि हाँ मेरा ही है। फिर मैंने माँ को कॉल करके बताया इस बारे में। तो सबसे पहले खुशखबरी आपने माँ को दी? जी। अच्छा, मतलब अगर मैं बात करूँ, जब आपने मम्मी को बताया, आपने माँ को बताया, तो माँ जी का मतलब रिएक्शन कैसा था? उनको मैंने जब बोला कि रिजल्ट आ गया है, तो उनका क्वेश्चन था कि रिजल्ट आ गया तो तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बताया कि मेरा हो गया, तभी मैं बता रहा हूँ। तो काफी खुश हुई। फिर उन्होंने बोला कि बाकी घर वालों को भी, भैया भाभी, उन सबको भी इन्फॉर्म कर देने के लिए। तो वही किया मैंने। अच्छा, आपको अपने सिलेक्शन पर भरोसा था? देखा जाए तो जनरल कॉम्पिटिशन में 100% श्योर तो कोई नहीं होता है। नहीं, फिर भी थोड़ा सा, लेकिन हाँ, थोड़ा मुझे लगा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। मेंस में मैं काफी डरा हुआ था, मेंस की मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, तो मेंस में थोड़ा डर था मेरे को कम मार्क्स आने का। लेकिन इंटरव्यू को लेके मैं थोड़ा सा आश्वस्त था, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया था मेरा, तो अच्छा, लग रहा था, एक उम्मीद थी कि हाँ हो जाएगा। जी। चलिए, BPSC की तैयारी कब स्टार्ट की थी आपने? BPSC तो मैंने पहली बार 67th में दी थी, 67th BPSC। और उसके बाद से मैंने 69th, यानी कि ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, 70th वाला। तो लगभग मुझे 5-6 साल तो हो ही गए इस फील्ड में तैयारी करते। जी। अच्छा, मतलब कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे या फुल टाइम आप यही प्रिपरेशन के साथ साथ मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था 12th तक के बच्चों को, गाँव में ही, तो वही करता था। अच्छा, देखो, हर बच्चे की लाइफ में ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जी। जो वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, जो चल रही होती है। तो आपकी प्रिपरेशन के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या देखने को मिला और क्या आप बच्चों को मैसेज देंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो कुछ फैमिली इश्यूज थे। मैं पहले भी आपसे मिला था तो कुछ बातें हमारी हुई थी इस मैटर पे, और अभी भी वो मैटर परसिस्ट कर रहा है। तो मुझे, हालांकि देखते हैं कब तक रिजॉल्व होता है, लेकिन वही सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम वही रही थी।
हालांकि उसके बाद भी मैं मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई आपकी प्रॉब्लम्स नहीं देखता है। आखिर में आप सक्सेस हो रहे हैं नहीं, यही मैटर करता है। तो भले ही कितना भी प्रेशर आपके ऊपर हो, आप उस प्रेशर को साइड कीजिए और प्रिपरेशन पर पूरा फोकस करते रहिए, पूरा टाइम उसको दीजिए। जो प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान होने से कोई फायदा नहीं पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि कभी ऐसे पड़ाव में, क्योंकि 5 से 6 साल आपकी जर्नी रही है, तो कभी ऐसा लगा हो कि मेरा सिलेक्शन अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो नहीं होगा? जी हाँ, 69 के पेपर में जब अचानक से पैटर्न बदला, तब जाके मुझे लगा कि नहीं, अब तो पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसके पहले मैं टेक फ्रेंडली नहीं था ज़्यादा, 67 69 में मैं टेक फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके बाद से मैंने थोड़ा सा अपना ये तरीका बदला और जितना ज़्यादा हेल्प मैं ले सकता था ऑनलाइन क्लासेस की उतनी लिया। क्योंकि मैं रिमोट विलेज से हूँ, तो वहाँ पे तो ऑफलाइन सेंटर्स किसी कोचिंग के नहीं हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव मैंने किया अपने पढ़ाई में और इसका फ़ायदा भी मुझे हो गया। अच्छा, अगर आपको अभी आपको बहुत सारा बच्चा देख रहा है जी, तो आपका डेली रूटीन क्या था? क्योंकि बच्चे के अंदर है ना, जो सिलेक्शन लेते हैं, जो नॉर्मल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो सिलेक्शन लिया है जिन्होंने, तो उनका डेली रूटीन जानने की बड़ी इच्छा होती है। जी। तो आपका डेली रूटीन क्या था? हालांकि मेरा तो ये मानना है कि डेली रूटीन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और एक की रूटीन दूसरे के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है। फिर भी ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सबके मन में आते हैं। हम लोग भी जब उस तरफ थे, यानी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब हमारे मन में भी ये सवाल थे। तो मेरा ये था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देना है और इसके अलावा मैं घर के तो जिम्मेदारियां हैं वो भी देखना पड़ता था। जब मैंने ये पीटी दिया था तो उस टाइम मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता था। तो फुल टाइम मैं इसी पे दे रहा था। सुबह में उठने के बाद से फ्रेश होने के बाद मैंने अपना वो टाइम बांट के रखा हुआ था। ये नहीं था मेरा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, ऐसा कुछ मैंने नहीं बांटा था। मैंने एक टाइम बांट रखा था, टाइम पीरियड भी 2 घंटे 4 घंटे मैं इस वक्त में निकाल लूंगा। जैसे दोपहर में मैं 3 घंटे पढ़ लूंगा, रात को मैं 4-5 घंटे निकाल सकता हूँ तो वो पढ़ लूंगा। इस तरह से करके मैंने पढ़ाई की थी। अच्छा, अगर मान लो जैसे प्रीलिम्स का अलग एग्जाम होता है, मेंस का अलग होता है, जी, दोनों का एक प्रिपरेशन आपने एक साथ किया या दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग थी? दोनों की स्ट्रेटेजी मेरी अलग रही। सच कहूँ तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन 17वीं के पहले नहीं की थी और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। ये गलती किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। पीटी प्लस मेंस की तैयारी साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद से पीटी का बहुत ही कम टाइम बचता है मेंस के लिए। मैं कहूँगा कि मेरे टीचर्स अच्छे मिल गए तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया। बहुत जल्दी मैंने एक ही बार में सिलेक्शन ले लिया, लेकिन ये गलती मैं कहूँगा कि बाकी स्टूडेंट्स ना करें तो अच्छा है। पीटी के साथ ही मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। जी, बच्चा अक्सर इस चीज़ की डिमांड में रहता है। हम जी क्लास में जाते हैं तो पहली डिमांड बच्चे की होती है। तो आपने करंट अफेयर कैसे तैयार किया? मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने कैसे की? जी, और आपने ऑप्शनल को सेलेक्ट कैसे किया? मैं आपसे एक साथ 3 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ना अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सर करंट अफेयर कैसे तैयार करें, ऑप्शनल कैसे करें। तो एक बार थोड़ा सा आप इन तीनों चीज़ों पर आप बताइए, क्योंकि आप ऑलरेडी वो जर्नी उससे गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे। जी। तो एक बार करंट अफेयर्स की तैयारी में मुझे लगता है अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, वे या तो वीडियोस के भरोसे रह जाते हैं, यानी कि पेड क्लासेस में या यूट्यूब पे जो वीडियोस लेक्चर मिल जाते हैं, या तो उसके भरोसे, या कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल मैगजीन के भरोसे बैठे रह जाते हैं। तो इस वजह से बहुतों का रिजल्ट खराब होता है। मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, मैं वीडियोस भी देखता हूँ और मैगजीन्स भी पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी, और साथ में उनके नोट्स भी बनाता हूँ, अपने पर्सनल नोट्स। लिखा है किताब में, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर चीज़ याद भी नहीं रखी जा सकती है, तो उसके मैं शॉर्ट नोट्स अलग से बना लेता हूँ और इस तरीके से मुझे फ़ायदा हो जाता है उनको याद रखने में। बार बार रिवाइज करने में भी आसानी रहती है। बड़े बड़े मोटी मोटी बुक्स अगर लेके बैठ जाए हम लोग तो बोझ ही लगने लगता है कुछ टाइम बाद से, तो आदमी नहीं पढ़ पाता। और जहाँ तक ऑप्शनल की बात है, तो हिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है, तो ये एक बड़ा रीजन था हिस्ट्री रखने का। और पीटी और मेंस में भी काफ़ी वेटेज रहता है हिस्ट्री का, तो मैंने इसी को ऑप्शनल में रख लिया बस। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी की थी, वहाँ से मुझे कंटेंट तो मिले। फिर एक मेंटोर से मैं जुड़ा था, वो मेरी कॉपी चेक करते थे, शंकर सर नाम है उनका,
तो वो काफ़ी ज़्यादा गाइड किए, काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। तो उनसे मतलब मैंने आंसर फ्रेमिंग करना सीखा। हालांकि इस वजह में मुझे काफ़ी टाइम लगा था और एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तक मैं सुधार कर रहा था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं भी दिए रहते हैं वो इस टाइम आपको बताने लगते हैं ऐसे होता है वैसे होता है। अब मैंने तो दिया नहीं था तो मुझे कंफ्यूजन थी, जो वो लोग बताते तो मुझे लगता था इनको मालूम होगा, मैं मान लिया करता था। वो 1 सप्ताह पहले तक मुझे याद है कि सुधार होते रहा। किसी ने मुझे बोल दिया था कि 8-8 पेज लिखने पड़ते हैं मेंस में आंसर राइटिंग। लास्टली जब वहां जाने के बाद पता चला कि 8 पेज तो मिलते ही नहीं आंसर राइटिंग के लिए लिखेंगे कहाँ से। तो ये एक रहा। फिर टाइम लिमिट वाली बात भी मतलब प्रैक्टिस करने से ही वो होती है। तो इस तरह सीधे आप चाहें कि एग्जाम में जाके लिख दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा होता है जैसे अब तो कोई भी कितनी भी गलतियां की हो जी सब की सब छुप गई जी सिलेक्शन हो गया होता है ना। जब सिलेक्शन नहीं हुआ होता है तो बच्चे को सारी गलतियां याद आती हैं। जी। तो आप 1 मिनट के लिए सोच करके देखिए कि अगर आपको अपनी गलतियां याद करनी हो जी तो क्या आपने गलती की थी? कुछ गलतियां तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में मैंने उस तरीके से डिवोशन नहीं दिया था जैसा मैं दे सकता था। चाहे वो 67th रहा हो या 69th में, तो खैर पैटर्न चेंज था तो मैं उसका नहीं ये कर सकता। 67th में बस 3 मार्क्स से मेरा पीटी रह गया था। हालांकि मैंने पढ़ाई की थी लेकिन मैं काफ़ी लिमिटेड सोर्सेज में ही रह गया था। जो बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ाई की थी पीटी के लिए, बस उसी के भरोसे में रह गया था। मैंने उसको अपडेट नहीं किया, कुछ नया ऐड नहीं किया, और ये एक बड़ी गलती रही थी मेरी। अच्छा, अगर मान लो आप बच्चों को बोले, जी आपको जो देख रहे हैं उनको बोले, तो जर्नल जो एस्पिरेंट्स होते हैं हर एक बच्चा को, जी। वो क्या गलतियां करते हैं? मुझे लगता है पहले तो उनमें क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन से एग्जाम उनके लिए सही है, कौन सा एग्जाम उसको देना चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप हर फील्ड के एग्जाम, आप एसएससी दे दें, आप रेलवे दे दें, आप बीपीएससी दे दें, आप यूपीएससी दे दें, आप बैंकिंग दे दें, सारे एग्जाम्स अगर आप देने में लगेंगे तो कभी भी आप ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और इस बारे में मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की लाइन भी याद आ रही है मधुशाला की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। क्या बात है। तो वही मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बहुत सारे टारगेट्स मत रखिए, कोई एक फिक्स टारगेट रखिए और उसी के तरफ आप पूरे डिवोशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। रिजल्ट ना आने का कोई सवाल नहीं बनता है। अच्छा, क्योंकि ये सारे फील्ड्स अलग अलग हैं। कहने के लिए आपको है जनरल कंपटीशन है, लेकिन सबका फील्ड अलग है। अब अगर आप बीपीएससी में आते हैं तो इसमें केवल और केवल जीके का वेटेज है, वहीं आप एसएससी में जाएंगे तो बिना मैथ रीजनिंग के आपका रिजल्ट होने ही नहीं वाला किसी भी कंडीशन में। ये सबको साथ लेके नहीं चला जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अगर मान लो 72nd बीपीएससी की बात करो, अभी 26 जुलाई को एग्जाम जी, या फिर जो बच्चे 73rd के लिए अपने आप को तैयार जी, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहिए? 72 वालों के लिए तो टाइम काफी कम बच गया है, तो ऐसे में तो रिवीजन ही बेस्ट है। अब बहुत ज्यादा कंटेंट के चक्कर में भागना जरूरी नहीं है। जितना कंटेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, ताकि एग्जाम हॉल में कम से कम उसमें से जो क्वेश्चंस है वे उनके ना छूटे। और करंट का चूंकि वेटेज काफी रहता है, 35 से 40 क्वेश्चंस पीटी में आते हैं, तो उस पर ध्यान देना बिल्कुल ही जरूरी है। और हमेशा ही मोस्टली एग्जाम का ये पैटर्न होता है, खास करके बीपीएससी का, कि जो जिस मंथ में एग्जाम होगा उसके बिल्कुल पास वाले मंथ के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे जुलाई में अगर एग्जाम होने वाला है तो जनरली मई जून के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सामान्यतः ऐसा ही होता रहा है हमेशा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये पैटर्न फॉलो हो, लेकिन अब तक होता है। तो यही कहना है कि जरूरत से ज्यादा बोझ लेने की भी जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाए, और बनाए तो उसको फॉलो करें। ये नहीं कि आज किसी का वीडियो देख लिए, मोटिवेट हो गए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया और कल से फिर वही पुराने ढर्रे पर लौट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लिमिटिंग सोर्सेस हो या मल्टीपल सोर्स हो बच्चे के पास? सोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होने चाहिए। सोर्सेज मल्टीपल होते हुए भी लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन एक ऐसा फील्ड है जितने आप सोर्स लेंगे उतनी ज्यादा नई चीजें तो आपको मिलेगी, लेकिन ये चुनना कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हंस वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी अलग करता है। तो वही अगर हमारे अंदर ये काबिलियत होगी कि क्या इम्पोर्टेंट है ये हम छांट सके, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन रहता है जी,
कोचिंग जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी पर्याप्त है एक बच्चे के लिए? ये काफी बार मुझे लगता है कि अब तक मुझसे भी हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे। सबसे बड़ी गलती लोगों में हो जाती है कि सेल्फ स्टडी का मतलब लोग समझ लेते हैं बिना कोचिंग के तैयारी करना, जबकि ऐसा है नहीं। आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं तो भी सेल्फ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उस चीज को रिवाइज तो आपको करना है, आपको नोट्स तो खुद से बनाने पड़ेंगे, इतनी मेहनत तो खुद करनी है। तो क्या वो सेल्फ स्टडी नहीं है? लोग उसको सेल्फ स्टडी से अलग कर देते हैं। अब बात रहेगी क्या कोचिंग के साथ या कोचिंग के बिना। बहुत से लोग ऐसा भी दावा कर देते हैं, खास करके टॉपर्स के बारे में, और नहीं भी दावा करते हैं। मेरे बारे में भी ऐसा मैंने देखा, किसी ने फेसबुक पे मेरे बारे में लिखा हुआ था, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। रिजल्ट आने के बाद ये लिखा गया कि बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से। मैंने क्लियरली बोला था, जो रिपोर्टर मेरे घर आया था सबसे पहली बार उसने, और उसी की न्यूज को लेकर लोगों ने छापा था, उसको मैंने क्लियरली बोला था कि मैं ऑनलाइन क्लास करता था, इसको आप सेल्फ स्टडी मान सकते हैं। मैंने क्लियरली उसको ये बोला था कि वो आप पे डिपेंड करता है कि उसको सेल्फ स्टडी मानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं क्लास करता था। फिर भी ऐसा छापना शुरू कर दिया, और मैंने कई जगह देखा ये, मैं पहचानता भी नहीं हूँ कौन है वो लोग और जो ये लिखे हुए हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि भाई कोचिंग के बाद भी सेल्फ स्टडी करनी है। अब खुद से आप मान लीजिए कि आप नदी में तैर रहे हैं और आपके साथ वाले स्टूडेंट नाव से जा रहे हैं, तो निश्चित है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। कोचिंग का रोल है कि सही रास्ते पर गाइड करना। आप ठीक है, मुझे लगता है पीटी में आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस में आप आंसर चेक नहीं कराएंगे तो कैसे होगा? कैसे आंसर फ्रेमिंग आप सीखेंगे नहीं तो होने ही वाला नहीं है। और मॉक इंटरव्यू आप जब तक नहीं देंगे तब तक उस माहौल को आप नहीं समझ पाएंगे, नर्वसनेस के शिकार हो जाएंगे। तो कोचिंग का इंपॉर्टेंट रोल है और हमेशा रहेगा। अच्छा, स्टडी आईक्यू में जी आपके सिलेक्शन में कैसे है? स्टडी आईक्यू के 2 टीचर्स हैं, एक तो आप और दूसरे टीचर हैं वरुण सर, जिनसे मैं काफी लंबे समय से, मुझे लगता है कि 2 साल से ज्यादा हो गए, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और दोनों ही टीचर्स ने काफी हेल्प की। मेरा इकोनॉमिक्स का सेक्शन थोड़ा वीक रहा है शुरू से। वरुण सर इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे टीचर, और उन्होंने इतने भारी भरकम कॉन्सेप्ट इतने इजीली समझा के हम लोग को रखे हुए हैं कि जब वो लोग जब हम लोग पढ़ते थे उनकी क्लास में, तो कुछ टाइम के लिए लगता था कि सारे स्टूडेंट अर्थशास्त्री बन गए हैं, वैसे बात किया करते थे लोग। और दूसरा आपकी साइंस क्लास का तो क्या ही कहना है, मतलब चाहे वो फिजिक्स के हैवी कॉन्सेप्ट हो, चाहे केमिस्ट्री के मुश्किल फॉर्मूले हो, सब हम लोगों ने बहुत आसानी से समझा है। और यहाँ तक कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड का ही बच्चा रहा हूँ, और फिर भी मुझे बायोलॉजी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया आपकी क्लास देख के कि अभी भी मेरा बायोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स में। अच्छा, अगर मान लो आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जितने 73rd या 74th में जो देना चाहेंगे, उनके लिए आप हमारी टीम के एंड से उनको क्या मैसेज देंगे, क्या कॉन्फिडेंस आप उनको देंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग खुद पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं कि जो टॉपर्स होते हैं वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं, आप लोगों के बीच से ही आकर वो भी टॉपर्स बनते हैं। हाँ, उनकी मेहनत अच्छी होती है, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी आपसे अलग हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप बीपीएससी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। लिमिटेड सोर्सेज के साथ भी आप कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ फाइनेंशियल कंडीशन इसके आड़े तो आती है, लेकिन इसको टैकल नहीं कर पाए ऐसी भी नहीं चीज होती है। और अब तो सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। बहुत से टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू देखा, वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने एआई का हेल्प लिया था अपना एग्जाम क्लियर करने में। तो टेक्नोलॉजी का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो आपने यूज किया एआई को? नहीं, एआई का मैंने ज्यादा यूज नहीं किया था, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ज्यादा एआई का यूज करने नहीं आता है। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस मैंने कभी की नहीं। इस फील्ड में पढ़ाई का इतना प्रेशर रहा कि नई नई चीजें सीखने का मौका ज्यादा मिल नहीं पाया, और तो उतनी तो नहीं की, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, आपने मान करके चलते हैं कि अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता जी, हालांकि ये तो सिर्फ मानने की बातें हैं जी, तो टेक्स्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो आपका प्लान बी क्या होना था? मुझे पढ़ने के अलावा एक ही चीज हमेशा सबसे ज्यादा पसंद रही है, पढ़ाना जी। तो आपने बताया था वैसे भी मेरा आप कैरियर टीचर होता रहे है जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सिलेक्शन के बाद जी, और सिलेक्शन से पहले जी। उन दोनों में आप कैसे देखते हैं, आप अपने आप में?
अगर खुद की बात करूं तो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जो बूस्ट होता है, एड्रेनलिन रश की तरह जो बूस्ट होता है उसकी तुलना तो किसी चीज से नहीं की जा सकती है। पीडीएफ में नाम देखने के बाद से कुछ टाइम तक तो लगता है कि सब कुछ नम हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और उसके बाद का जो डोपामाइन रिलीज होता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है। हर जगह से आपसे लोग बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो सोशली भी थोड़ा सा एक्टिव आप हो जाते हैं। इसके अलावा घर में, समाज में आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर बारी आती है उन लोगों की जो काफ़ी लंबे टाइम से उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके टीचर, और उन लोगों की खुशी जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कई गुना ज़्यादा है आपसे। उन लोगों के नज़र में जब उनके सामने आप जाएंगे, रिजल्ट बताएंगे, तो आपको लगता है कि हाँ, लाइफ में कुछ तो किया मैंने। अच्छा, एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स? एनसीईआरटी तो बेसिक्स है, कंपलसरी है, वो उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बाकी क्या आपको standard लगता है books भी बच्चा जरूरी है। बिना टीचर की हेल्प से एनसीईआरटी पढ़ सकता है क्या? मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी काफी शॉर्ट में लिखता है, उतने शॉर्ट से जनरल कॉम्पिटिशन्स क्लियर करना मुश्किल है, तो केवल उससे तो पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स और टीचर्स की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। और किसी चीज को हम खुद से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। वही सेम चीज अगर कोई टीचर पढ़ा दे, समझा दे, तो हम लोग बहुत कम समय में समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन? मुझे लगता है कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। मुझे तो फायदा सबसे ज्यादा ऑनलाइन से हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन को सपोर्ट करता हूँ। तो क्योंकि ऑनलाइन से आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, आप इजी टू एक्सेस है आपके पास, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। हो सकता है क्लास के टाइम आप अवेलेबल नहीं हो, कोई इमरजेंसी हो आपके साथ, बाद में आप क्लासेस देख सकते हैं अपनी, लेकिन वहां पे आप पीयर टू पीयर लर्निंग का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो वो माहौल आपको कभी नहीं मिलेगा ऑनलाइन में। और दूसरी चीज की, ऑनलाइन पढ़ने में बच्चों को आलस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, लाइब्रेरी में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, टैब में क्लास लगा दिया, क्लास चल रही है, हेडफोन लगाए गाना सुनने में बिजी है, मोबाइल निकाल के इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो ये ऑनलाइन की समस्या है, ऑफलाइन में ये नहीं होता। हाँ, ऑफलाइन भी लिमिटेड है कि उसमें आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही काफी हेल्पफुल है। अब आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको किससे ज्यादा लाभ मिल रहा है। अच्छा, 6 घंटे पढ़ना या 12 घंटे पढ़ना, इनमें से किसको प्रेफर करते हैं? 12 घंटे तो मैं कभी नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा, और मैं इसको प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। इंसान की भी एक लिमिट है और उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। आपको अगर 12 घंटे पढ़ना है, आप 3-3 घंटे के 3 स्लॉट ले सकते हैं, 4-4 घंटे के स्लॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस तो कभी भी 12 घंटे पढ़ना अच्छी बात नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। इतने देर तक कंसंट्रेशन रख पाना ही संभव नहीं है। अगर कोई कहता है कंटिन्यू इतना पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ बना रहा है। हो सकता है किसी की कैपेसिटी होगी, लेकिन ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता। अच्छा, मान लीजिए आप जो अभी बच्चा देख रहा है, आपको कुछ बच्चा ऐसा भी है जो 12th पास है जी, कुछ बच्चा ऐसा भी है जो ग्रेजुएशन कर रहा है अभी, जी, तो एक टाइप से बिगनर्स है, जी। नए है, एकदम से प्लेन पे मतलब कोरा कागज है बिल्कुल, है ना? तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? ऐसे तो कई मैसेजेस मुझे रेगुलर मिलते हैं जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और इस वीडियो के थ्रू मैं उनको भी यही बताना चाहूँगा कि पहले तो आप अपने सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन के चुने वो वाइजली चुने। अगर आपको इस फील्ड में आना है तो वैसे सब्जेक्ट चुने जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, चाहे आप वो ऑप्शनल के रूप में रख सकें या फिर आपको जीएस में हेल्प मिल सके। कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुने तो आपकी थोड़ी मेहनत बच जाएगी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की। दूसरी चीज, आपको बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है, और बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई चीज नहीं है। उसको आप खुद से पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन कोशिश करें किसी टीचर के द्वारा ही पढ़ें, भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। अगर उस चीज को कोई समझाता है तो वो अलग चीज है, क्योंकि स्कूल वाली एजुकेशन अलग होती है। आपको ऑफिसर बनने के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, जो आपके अंदर सोच डेवलप करनी है, वो अलग तरीके की होती है। वो आप खुद से नहीं कर पाएंगे जब तक किसी टीचर का सपोर्ट नहीं मिले, गाइडेंस नहीं मिले, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो यही है कि उन लोगों को बेसिक्स क्लियर करने की ज़रूरत है, और ये घबराए नहीं कि बहुत बड़े कोचिंग में हमारा एडमिशन हो गया तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सब सोच के परेशान नहीं होना है।
आप टाइम दीजिए, आप +2 अभी पास किए हैं और 3 साल आपको लगेगा ग्रेजुएशन करने में, तब जाके आप एलिजिबल होंगे, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। आप फाउंडेशन क्लासेस कीजिए, अच्छे से समझिए उसको और उसके बाद ही कंपटीशन के फील्ड में उतरिए। आधी अधूरी तैयारी के साथ मत उतरिए और जब पूरी तैयारी रहेगी तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अच्छा, अगर मान लो एक वर्ड के अंदर जी। पूरी बीपीएससी जर्नी को, आप अपनी बीपीएससी जर्नी को बोले एक वर्ड, तो क्या कहेंगे? ये प्रश्न तो बहुत ही मुश्किल है। एंड में तो केवल सक्सेस मैटर करती है, लेकिन इसको मैं अगर एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूँगा इसको सपना, एक ड्रीम। ये ड्रीम केवल मेरा नहीं था, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सबका था और शायद कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा बड़ा इनका सपना था। मुझे एंड तक नहीं लगा था कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे लोग थे मुझसे जुड़े हुए जिन्होंने हमेशा कहा कि हाँ हो जाएगा, तुम्हारा होगा, कोई नहीं रोक सकता है। मुझे खुद भी लगता था कि इतना ट्रस्ट है लोगों पे, अगर ये ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो मैं क्या करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, आप स्टडी आईक्यू टीम से कनेक्ट रहे जी। तो अगर 73rd प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, 73rd बीपीएससी की, जी। उन बच्चों को स्टडी आईक्यू टीम को देखते हुए जी। आप क्या मैसेज देंगे? एक लास्ट मैसेज उन बच्चों को। जी, अभी काफ़ी बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है स्टडी आईक्यू में, और जो बच्चे इसके कोर्सेज लेते हैं तो उनको मैं बता देना चाहूँगा, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है वो ये ध्यान रखें कि उन्हें साइंस में अमित सिलानी सर जरूर मिलें। और भी टीचर ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आप कोशिश करें कि सिलानी सर का बैच जरूर मिले। करंट के लिए वरुण सर आपको मिले और अमित श्री सर भी हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और वरुण सर और इकोनॉमिक्स वगैरह के भी क्लासेस अभी ले रहे हैं, एक रफ्तार बैच भी अभी आई हुई है, तो काफ़ी अच्छा मैंने देखा था। अभी मैंने ज्वाइन तो उसको नहीं किया, लेकिन नोट्स वगैरह मुझे देखने को मिले थे जो कि काफ़ी अच्छे हैं और बहुत शॉर्ट में, बहुत समराइज तरीके से सर ने उसको तैयार करवाया है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी, और जो पुराने हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली। वो लास्ट में बस 10 सेकंड में ही बता दीजिए क्या गलती वो ना करें। ये गलती ना करें कि बहुत सारे नामों पर सवार होने की कोशिश ना करें। आप अपना टारगेट सेट रखें और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें। जनरल कंपटीशन कोई हवा नहीं है, बीपीएससी कोई बाघ नहीं है जो आपको खा जाएगा। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आपका हो गया इस वजह से आपके लिए बड़ा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ध्यान कुछ रखिए, लोग चेयर्स इस टेबल से उधर भी हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखिए कि सर्कस में कितने भी शेर हो, रिंग मास्टर हमेशा इंसान होता है, फिर भी सबको कंट्रोल कर लेता है, और आप इंसान हैं, आपका दिमाग सबको कंट्रोल कर सकता है। विल पावर बस स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ अभी मौजूद है निहाल, जिनका सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी 70th में, और पूरे परिवार को हमारी तरफ से, हमारी पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और हम कामना करेंगे कि ये सफ़र अभी रुके ना आपका, ऐसे ही चलता रहे। और जीवन में जो लोग बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ऑफिसर से मिलने में डरते हैं, लेकिन मैं इनको बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ और मैंने इनके अंदर ये देखा है कि ये हर इंसान से बिल्कुल सच्चाई, ईमानदारी से सबसे मिलेंगे और अपना पोटेंशियल, वो बिल्कुल समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, वहाँ तक भी पहुँचाने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल। और बिहार की तरक्की, बिहार के डेवलपमेंट में आपका योगदान रहे, हम ये कामना करते हैं। और जो आपने मैसेज दिया 73rd वालों के लिए, या फिर जो अभी 72nd है, तो थोड़ा सा कई बार ये हो जाता है कि टॉपर की बातें जब आप सुनते हैं तो थोड़ा सा अपने आप में ये समझ में आता है कि हम क्या गलती ना करें, इसकी वजह से हम यहाँ पर टेबल से इधर आकर के बैठ सकें। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।